जो व्यक्ति कभी भी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाए, वे कभी भी चर्चित नहीं होते। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ पेन और कॉपी पकड़ लीजिए और बैठ जाइए इस सेशन को अटेंड करने। और मैं गारंटी देता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। मैं अपना पूरा प्रयास दे रहा हूं, तो आप लोग भी पूरा प्रयास दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अ सोल्यूशन कंटेन्स 15% सॉल्ट। एक कोई सोल्यूशन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें 15% सॉल्ट है, 15% सॉल्ट है, 15% नमक है, ठीक है। फ्रॉम विच 30 किलो ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। अब इसको वाष्पीकृत कर दिया गया, मतलब हीट इफेक्ट डाला गया, इसमें 30 किलो पानी उड़ गया, 30 किलो पानी उड़ गया, ठीक है। इसमें कुछ नमक पड़ा हुआ है, 30 किलो पानी उड़ गया, तो अब इसमें जो नमक का अनुपात है वो कितना है, 20%। नमक का अनुपात कितना है, 20%। तो आप बेटा एक चीज़ बताइए, हमको निकालना है इसमें फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। तो एक चीज़ बताइए कि पानी होता है, नमक तो सेम रहता है ना, तो हम ये जानते हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ जो नमक होगा वो सेम रहेगा फर्स्ट केस और सेकंड केस में। इसको रब करे दे रहे हैं। तो जो टोटल क्वांटिटी है सॉल्ट की, वो दोनों केस में बराबर रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए कि अब नमक की क्वांटिटी निकालनी, तो कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट बराबर टोटल सोल्यूशन इंटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन इट। ये पहला हो जाएगा। तो क्वांटिटी फर्स्ट, अच्छा क्वांटिटी सेकंड जो होगा सेकंड केस में, टोटल T1 और T2 और परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज 1 और परसेंटेज 2, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में जैसे क्वांटिटी फर्स्ट सॉल्ट और सेकंड सॉल्ट की इक्वल होगी तो ये कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो टोटल जो सोल्यूट का जो रेशियो होगा T1 अपॉन T2 और जो परसेंट का जो रेशियो होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा। तो टोटल जो सोल्यूशन का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। तो इन दोनों का रेशियो जो का होगा परसेंटेज का उल्टा होगा। तो आप देखिए पहले सोल्यूशन में 15% है, फिर 20% सॉल्ट है। तो 15% से 20% अगर सॉल्ट हो रहा है, तो अगर हम उसको काटें तो 5 या 15, 5 को 20, मतलब 3 से हमारा 4 सॉल्ट हो रहा है। तो सोल्यूशन इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 4 से 3। बताइए सोल्यूशन 4 से 3 होगा, कितने यूनिट कम हुआ, तो सब लोग बोलोगे भैया 1 यूनिट कम हुआ। तो ये 1 यूनिट की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये 30 किलो के बराबर, 30 किलो वाटर के बराबर। तो 1 किलो की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 30 kg की वैल्यू, तो इनिशियल पूछा है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 30 इज इक्वल्स टू 120 किलो हमारा इनिशियल में सोल्यूशन था। समझ में आ गया सबको। चलिए सेकंड सवाल करते हैं। चलिए ये दूसरा सवाल है, बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस बाई ₹4800। किसी व्यक्ति की जो आय है वो 4800 से बढ़ गई। जो टैक्स की जो दरें हैं, टैक्स जो रेट है वो डिक्रीज हो गया 12 से 10%। पहले 12% टैक्स लगता था, अब 10% रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। पेबल टैक्स दोनों केस में सेम है। दोनों कंडीशन में जो 20% जो इनकम है हमारी टैक्स फ्री है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका टैक्स। ये 20% टैक्स हमको केवल टैक्सेबल इनकम का देखना है। तो हमको निकलना है फाइंड दी करेंट इनकम। ये 20% अब ये सिर्फ एक छलावा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीजेस बाई रुपीज़। अब आप ध्यान से समझिए कि अगर हम इनकम टैक्स निकालें तो इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम जो हमारी आय है उस पर लगने वाला रेट इंटू रेट R1, ठीक है। ये पहला केस। अच्छा सेकंड कंडीशन में भी इनकम टैक्स जो है वो सेम है। क्या बोल रहा है, पेबल टैक्स इज सेम। जो टैक्स जो देने वाला जो टैक्स है वो सेम है। तो पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन में टैक्स सेम है। इस केस में जो इनकम रही होगी, ठीक है, इसमें मान लो इनकम रही होगी I1, इसमें रही होगी इनकम I2, और जो रेट रहा होगा वो होगा R2। सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये कट जाएगा क्योंकि पेबल टैक्स सेम है। हम बोल सकते हैं कि जो I1 I2 का अनुपात होगा और R1 R2 का जो अनुपात होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं जो I1 और I2 इनकम 1 और इनकम 2 का जो अनुपात होगा वो R2 और R1 के बराबर होगा। बताइए ये रेट इधर चला जाएगा, R2 और R1 के बराबर होगा। अब आप एक चीज़ बताइए, इनकम की जो टैक्स रेट है वो 12% से 10% हुई जा रही है।
या हम बोल सकते हैं R1 अपॉन R2 बराबर R1 अपॉन R2 बराबर I2 अपॉन I1। तो हम बोल सकते हैं जो टैक्स की जो दर है वो कितनी हो रही है इनिशियली 12% से कितनी हो रही है 10%। 12% से अगर 10% टैक्स की दर हो रही है तो जो हमारी इनकम होगी वो 10 से 12 होगी। बताइए 10 से 12 होगी, 10 से 12 होगी। 10 से 12 होने का मतलब ये है इनकम हमारी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई 4800 से बढ़ गई। 10 यूनिट पहले इनकम थी, अब 12 यूनिट होगी, मतलब 2 यूनिट बढ़ी। इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4800 के बराबर है। बोलिए 4800 के बराबर है तो हमको 12 यूनिट की निकालनी है। इंटू 6 कर दीजिए, इंटू 6 कर दीजिए तो कितना हुआ 00 6 8 48 और 6 4 गया 6 चक्कू 24 24 और 4 28 28,800 हमारी इनिशियल इनकम है। समझ में आ गया आप सबको? बहुत अच्छे से समझ में आ गया मेरे ख्याल से, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरीके से है सेकंड क्वेश्चन की तरह कि इनकम ऑफ अ मैन 1800 से किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है क्योंकि टैक्स की दरें जो है 18% से 15% हो जाती है। मतलब पहले 18% टैक्स लगता था, फिर 15% लगता है। पेएबल टैक्स दोनों केसेस में सेम है। तो मैंने आपको फिर वही बताया कि जो टैक्स का जो रेट है, जो इसका अनुपात होगा, इसके उल्टे अनुपात में इनकम का अनुपात होगा। ये हम पहले बता ही चुके हैं आपको, हमने बताया था ना I इंटू I1 जो इनकम है पहले केस और सेकंड केस में I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 जब पेएबल टैक्स सेम हो। ठीक है, तो अब हमारा देखिए रेट का अनुपात कितना है 18 से 15 कितना हुआ 3 4 18 3 5 15 मतलब 6 से 5 हमारा रेट हो गया 6/5। तो इनकम का अनुपात 5/6 होगा। इनकम का अनुपात 5/6 होगा। 5 से 6 इनकम हो रही है, कितने यूनिट बढ़ रही है? तो बोलोगे साहब 1 यूनिट बढ़ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 यूनिट की वैल्यू इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीजेज बाई 1800। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1800 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1800 रुपये। तो इनिशियल 5 यूनिट थी तो कितने 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5 यूनिट, तो 1800 गुणे 5 कितना हो गया 9000। कितना हो गया 9000 इनिशियल में इनकम थी। 9000 इनिशियल में इनकम थी। ठीक है, और बाद में कितनी हो गई 1800 इसमें जोड़ दो। बाद में अगर पूछें तो कितनी हो गई 10,800। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? चलिए अब चौथा सवाल करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस बाय 3000। किसी व्यक्ति की आय 3000 से घट जाती है और जो रेट है डिक्रीजेस फ्रॉम 15% से 18%। जो दर है आयकर की जो दर है पहले 15% लगती थी उसकी नेट इनकम पे, अब 18% लग रही है। रेशियो ऑफ पेड टैक्स, जो नेट पेड जो टैक्स है, जो हमारा जो दिया हुआ जो हमारा टैक्स है, ये इसका जो अनुपात है पहले केस और दूसरे केस में 3:2 है। 26.5% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फाइंड द इनिशियल इनकम। देखिए अब आप एक चीज बताइए, इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीजेस बाय 3000 एंड रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 15% टू 18%। बहुत आराम से पहले समझते हैं। देखिए मान लीजिए शुरुआत में जो टैक्स है फर्स्ट केस में, टैक्स इन फर्स्ट केस, ये क्या होगा इनकम व्यक्ति की जो आय रही होगी उसको इसके दर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनटू रेट। रेट कितना है 15%। रेट कितना है 15%। ठीक, 15 लिख लो, चाहे 15/100 लिख लो, चाहे 3/20 लिख लो, वो नीचे भी डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। अच्छा सेकंड केस में जो टैक्स है, टैक्स इन सेकंड केस बराबर इनकम इन फर्स्ट केस में मान लो जैसे आई है, सेकंड केस में यही इनकम कितने से बढ़ गई, ये इनकम घट गई 3000 से, तो आई माइनस 3000 18%। ठीक 18%। अब इन दोनों का जो अनुपात है टैक्स 1 और टैक्स 2 3:2 है। तो अगर हम इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 यूनिट ये 2 यूनिट, तो 3/2 बराबर I माइनस 3000 इंटू 15/100। 18/100, 100 से 100 कट जाएगा नीचे नीचे, तो 15/18 ही बचेगा। तो 3×5 = 3 × 6 = 18, 5/6 5/6। देखिए 2 3 6, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 3 9 इंटू I माइनस 3000 बराबर 5I। तो कितना होगा 9I माइनस 27,000 बराबर 5I। इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा 4I, इसकी वैल्यू आएगी 27,000। तो 4 एकम 4 4 छंग 24, 3 गया 4 7 28, 2 गया 4 5 6750। तो आई की वैल्यू आई 6750, इनकम की वैल्यू आई 6750। तो इनिशियल इनकम हमारी कितनी होगी 6750। इनिशियल इनकम हमारी कितनी होगी 6750। ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए 5th क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आसान, मन लगा के पढ़िए और आलस को भटकने ना दीजिए अपने पास से। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि योग प्राणायाम ये आप सुबह करिए, निश्चित रूप से करिए, आपके अंदर शरीर में ऊर्जा रहेगी। नेगेटिविटी का दमन करिए, अपने हृदय की दुर्बलता को उखाड़ फेंकिए और अपने लक्ष्य पे डटे रहिए अर्जुन की तरह। आप अपने लक्ष्य को पालोगे। यहाँ कई लोग आपको भटकाने के लिए मिलेंगे, दुनिया में कई लोग आपको नेगेटिविटी से भरेंगे, लेकिन आपको नेगेटिविटी से नहीं भरना है। आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्री कृष्ण, ईश्वर की पार्ट एंड पार्सल हैं। तो आपके अंदर तो ये कायरता आनी ही नहीं चाहिए। आप अपने लक्ष्य पे इस तरीके से डटे रहें जैसे अर्जुन डटे रहे थे, ठीक है। कोई नेगेटिविटी नहीं सुननी है, अपने लक्ष्य को पाना है, जो हमने ठाना है, अपनी जीवन की पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे जो ठाना है, समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, इस दुनिया में लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है, कुछ नाम रोशन करना है, और जिस लिए हमको मानव जीवन दिया गया लोगों की सेवा करने के लिए, वो अपना धर्म कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए, इन अ स्कूल रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 4:1 है, जिसमें 75% जो बॉयज़ और 70% जो गर्ल्स हैं इनको स्कॉलरशिप मिल गई, छात्रवृत्ति मिल गई। छात्रवृत्ति मतलब समझ में आता है, छात्रवृत्ति जिनको छूट मिलती, कुछ पैसा मिल गया जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, स्कॉलरशिप। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप। देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि मान लो बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे लिखिए, बॉयज़ हमारे 4 यूनिट हैं, गर्ल्स हमारी 1 यूनिट है, ठीक है। अब 75% को हम बेटा लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। 70% को लिख सकते हैं 7/10, ठीक। तो हमारा 75% 3/4, हमसे पूछा है कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो इस 4 बॉयज़ में 3/4 को स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब 4 में 3 लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई, बचा 1/4, मतलब 1 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। समझ में आया? इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4, बचा हुआ पार्ट 1/4, तो 4 × 1/4 कितना हुआ, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब गर्ल्स का देखिए 7/10, देखिए 10 में 7 लोगों को तो छात्रवृत्ति मिली, लेकिन 3 लोगों को नहीं मिली, तभी तो 10 पूरा अंक तभी तो बनेगा, तो 1 यूनिट है। अब 1 का 3/10, ठीक, 3/10 इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो अगर हम इसका वो लें अनुपात लें तो कितना होगा, 10:3, 10:3 इतने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है। ये हो गया 1:3/10। इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो, 10, और इनको अगर हम जोड़ें तो 10 × 10, 10 और 3 13, 13/10 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। कितने में से, 4 और 1 5 लोगों में से। 13/10 डिवाइडेड बाई 5 गुणे 100, तो कितना हुआ, 50 दूनी 100, कितना हुआ, 26% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। समझ में आ गया? बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम x मान के करते तो भी आता, हमने ऐसे मान लिया। अब आप बोलोगे गर्ल्स फ्रैक्शन में तो आएंगी नहीं, तो हमको क्या मतलब है, हमें तो परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो। अगर आपको उसको और, अगर मान लो फ्रैक्शन से थोड़ा डर है, घबराहट है, तो मैं इसको और अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ, समझिए। जैसे मान लो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 4 और 1 है, मतलब टोटल 5 यूनिट बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, इसको आप 100 मान लीजिए, इसको आप 20 से गुणा कर दीजिए। 20 से गुणा करेंगे तो ये टर्म भी 20 से गुणा होंगे, तो कितना होगा, 80 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 100 में 80 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, ठीक है। इसमें 75% बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब 25% को नहीं मिली, तो 80 का 25% कितना हुआ, 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 80 का 1/4 होगा 20, मतलब 80 का चौथाई गुना 1/4 20। अब 30% को नहीं मिले तो 20 का 30% कितना होगा भाई, 20 का 30% कितना होगा, 30/100, कट गया दोनों 0 6, तो कितने 26 आ गए, 20 और 6 26। समझ में आ गया? 100 में 26 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, अ मैन गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम। मैन ने अपनी 20% जो इनकम है अपने बच्चे को दे दी, उसमें से जो बचता है उसके 30% जो है अपने बड़े बेटे को दे दी, और 10% उसमें जो बचता है वो ट्रस्ट को दे दी। मतलब बहुत जिम्मेदारियों से भरा प्लस धार्मिक आदमी है, ठीक है। उसके बाद बचता है 10,080 रुपये। वॉट इज़ हिज इनकम। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए
मान लो हमारे पास 100 यूनिट, ये आदमी है, ये देखो ये आदमी है, सूख गया है बेचारा जिम्मेदारियों से, ये मिस्टर करलीटो, ठीक है, इतना बड़ा बाल हो गया, इसके बाल कटाने की फुर्सत नहीं, लॉकडाउन हो रहा है ना, तो इसके पास 100 यूनिट मान लो इनकम है। उसके बाद उसने जो है एल्डर बच्चे को दे दी कितने, 20 यूनिट इनकम दे दी, 20 यूनिट इनकम दे दी, बची कितने पास इसके पास 80 यूनिट, 80 यूनिट हमारे पास बची। अब इस 80 यूनिट का 30% जो है हम यंगर सन को दे देंगे, तो 80 का 30% निकालो कितना हो गया, 80 का 30% निकालो कितना हो गया, तो सब बोलोगे 24, कितना होगा 24, 8 तियां 24, ठीक है। तो ये एल्डर को दी, तो यंगर बैठा है, इसको मिले 24 रुपये, ठीक, 80 में 24 रुपये मिल गए, बचे कितने बताओगे साहब, 80 में 24 निकल के 56 बचे। अब इस 56 का 10% जो है हमने ट्रस्ट को दे दिया, 56 का हमने ट्रस्ट को दे दिया 10%, तो बचा कितना, 56 का 90%, 56 का 90% कितना हुआ, 9 छाक 54, 9 पचे 45, 5 50, 50.4, कितना हुआ 50.4, 50.4 समझ में आ गया। अब ये 50.4 है, ये 10,080 के बराबर है, इसको रब करे दे रहे हैं, ये 50.4 है, ये मेरा 10,080 के बराबर है, तो ये डिवाइड बाय 10 कर दिया, अब दशमलव हटाया तो 2, ये इतने वंजा, ये 2 टाइम्स जाएगा, जाएगा कि नहीं आएगा, देखिए 2 चक्कू 8, 0 2 बचे 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220, और 10 इधर क्रॉस में जाएगा 200, एक्चुअल में 100 यूनिट वो कमाता था, तो 100 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 20,000, कितना होगा 20,000 उसकी इनिशियल आय होगी, 20,000 उसकी इनिशियल इनकम होगी, समझ में आ गया। ये हमारा 7th क्वेश्चन है, देयर इज अ रिबेट ऑफ 15% इफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर पेड ऑन टाइम, मतलब 15% की छूट दे देते हैं बिजली बिल वाले अगर आपने बिजली का बिल जो है वो टाइम पे भर दिया। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है भोलू राम, इनको मिलती है रिबेट 54 रुपए की, इन्होंने टाइम पे बिल पे कर दिया, 54 रुपए की छूट मिल गई भोलू राम को, उसका एक्चुअल बिल क्या था, बहुत ध्यान से समझिए। मान लो भोलू राम का एक्चुअल बिल 100 यूनिट था, ठीक है, भोलू राम का एक्चुअल बिल 100 यूनिट था, टाइम पे करने जाते हैं, इनको 15% 15 यूनिट की छूट मिल जाती है, ठीक, 15 यूनिट की छूट मिल जाती है, 100% बिल था, 15% की छूट मिल जाती है, ठीक है। अब इस 15% की जो वैल्यू है वो 54 के बराबर है, क्योंकि यही जो रिबेट है, यही तो रिबेट है, इतने की तो छूट है, ये 54 के बराबर है, 15% की वैल्यू 54 के बराबर, हमको 100 की निकालनी है, बहुत आसानी से निकल जाएगा बेटा। देखिए 3 पचे 15 और 18 तियां 54, ठीक, 5 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 से गुणा कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो कितना हो जाएगा 360, तो एक्चुअल बिल भोलू राम का कितना 360 रुपये, तब भी बहुत अच्छी छूट मिल गई। 8th क्वेश्चन है, टू पास इन एन एग्जाम अ कैंडिडेट नीड्स 40% मार्क्स, एक व्यक्ति को, एक कैंडिडेट को 40% मार्क्स चाहिए, बस वो पास हो जाता है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे सवालों के इक्वल मार्क्स हैं, एक कैंडिडेट पास हो जाता है 10 सवाल सही करने पर, उसने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और तो बताना है हम कितने क्वेश्चंस थे क्वेश्चन पेपर पे। तो आप देख लीजिए 15 टोटल क्वेश्चंस देना चला हुआ है, मैं इसके बिना करता हूं सवाल को। देखिए हम, कोई कैंडिडेट गया, उसने 15 सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें 5 सवाल गलत निकल गया, 10 सवाल हमारे सही हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं तो 10 सवाल की जो वैल्यू है, तो 10 सवाल की जो वैल्यू है, 10 सवाल की जो वैल्यू है वो 40% ऑफ द टोटल पेपर है, जो पेपर में टोटल मार्क्स हैं उसके 40% के बराबर है 10 सवाल की वैल्यू। तो हम ये निकाल सकते हैं कि 100% ऑफ द टोटल पेपर की जो वैल्यू है वो कितने सवालों के बराबर आएगी। ये 0 से 0 काट दीजिए, तो एक सवाल की जो वैल्यू है वो 4% के बराबर आएगी। 100 बनाना है तो गुणे 25 इधर कर दीजिए और गुणे 25 इधर कर दीजिए, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितने सवाल के बराबर होगी, 25 सवाल। तो इसका उत्तर कितना है, 25 सवाल, कितने 25 क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा।
एन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चन। किसी एग्जाम में 80 सवाल आ रहे हैं, 80 सवाल दिए हुए हैं कोई क्वेश्चन पेपर में, जिसमें एक सवाल एक एक मार्क्स का है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आंसर अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझते नहीं है। अर्पिता एक बच्ची है, उसने 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस को सही कर दिया। तो पहले 40 सवाल है, उसमें 65% सवालों को उसने सही कर दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चन शी नीड्स टू गेट राइट इन रिमेनिंग क्वेश्चन। जो बचे हुए क्वेश्चन में उसको कितने राइट करने हैं जिससे हमारा 75% आता है। देखो मैं इसको एलिगेशन से भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर एलिगेशन से बताता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास 80 सवाल हैं, ठीक, 80 सवाल हैं, 80 सवाल हैं एक एक नंबर के। तो कितने नंबर हुए, 80 नंबर के हमारे पास सवाल हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 40 सवाल में अर्पिता ने 65% सही कर लिया। तो 65% कितना होता है, तो 65% देखिए 5% की वैल्यू 1/20, 5% की जो वैल्यू होती है वो 1/20 होती है, ठीक है। 65% मतलब 13 से गणा करना पड़ेगा, तभी तो 13 बचे 65 आएगा, तो 13/20। तो 13/20 मतलब इसमें सही कितने कर लिए इसने, 13/20। तो 13/20 गुणे 40 कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे तो 20 दूनी 40, मतलब 26 सवाल हमारे सही हो गए और 14 सवाल हमारे गलत हो गए, ठीक, तभी तो 40 बनेंगे। तो बचे नेक्स्ट हमारे पास 40 सवाल। हमें टोटल कितने परसेंट चाहिए, 75% एग्जाम में चाहिए। तो 80 का 75%, 75% की जो वैल्यू होती है वो बेटा देखो होती है 3/4। तो 80 का 75% कितना होगा, 80 गुणे 3/4 कितना होगा, 60। कितना हो गया, 60, ठीक। तो हमको 60 नंबर चाहिए, हमने 26 नंबर बना लिए, ध्यान से समझना, 26 नंबर बना लिए, 60 नंबर हमको चाहिए। तो हमको एडिशनल कितने नंबर चाहिए, तो 60 में 26 को घटा दें, 26 4 30 और 30 में 30 और जो 60 आएगा, तो 34 सवाल हमको सही करने पड़ेंगे। जो अगले 40 सवाल हैं इसमें 34 सवाल सही करने पड़े। तो कितने परसेंट ऑफ द क्वेश्चंस राइट करने पड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन 40 में 34 सवाल हमको सही करने पड़ेंगे। गुणे 100 लगा दो परसेंट निकालने के लिए, काट दो तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 17 दूनी 34, तो कितना हो गया 85%। 17 बचे, जो अगले हमको 85% सवालों को सही करना पड़ेगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट। देखिए अब मैं इसको एलिगेशन से बताता हूँ। एलिगेशन तब लगता है जब 2 क्वांटिटी दी हूं, ठीक है, 2 क्वांटिटियों के साथ खेलना हो तो एलिगेशन खेल सकते हैं। देखिए 80 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के हैं, अर्पिता आंसर 65। तो देखिए 40 सवाल इसमें करेक्ट कितने हैं, तो बोलोगे साहब 65% करेक्ट हो गया, ठीक। बचे कितने, 40 सवाल और, इसमें कितने करेक्ट करने हैं हमको पता नहीं, हमने बोल दिया X%, ठीक है। ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, तो जो फाइनल जो हमको चाहिए कितने परसेंट करेक्ट करना है, 75%। तो फाइनल यहाँ पर लिखिए 75%, ठीक है बेटा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकलिए, 75 में से ये घटाइए तो कितना होगा, 10%, तो 10%। अच्छा ये दोनों का अनुपात जो होता है, ये नंबर, ये जो नंबर n1 है और ये n2 है, इनका जो अनुपात होता है, जो आप क्वांटिटी लेते हैं इनका अनुपात होता है, वही अनुपात में ये क्वांटिटी आती है, ठीक है, वही अनुपात में ये क्वांटिटी आती है। तो अगर ये 75 में से ये घटाया 65 घटाया तो 10 आया, तो अगली क्वांटिटी क्या होगी जिसमें घटाने पे 10 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात जो है 1:1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पर होगी 85%। या ऐसे कह सकते हो x - 75 बराबर 10, तो x बराबर 85%। समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए एलिगेशन तब होता है जब 2 क्वांटिटियों को मिक्स करते हैं। तो इसमें 80 सवाल में 40 सवाल, 2 सवालों को जोड़ के 80 बन रहा है, मतलब मिक्सचर बन रहा है एक तरीके से। तो इसमें हमने एलिगेशन लगा लिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सवाल है, उससे पहले हम सवाल को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं, वेन डायग्राम का क्या कंसेप्ट होता है, पहले बहुत आराम से समझ लेते हैं। समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए ये बी है, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है।
तो कोई चींटी है, चींटी यहाँ भी ट्रैवल कर सकती है, चींटी यहाँ पे भी ट्रैवल कर सकती है और यहाँ पे भी ट्रैवल कर सकती है। तो ये जो पूरा जो एरिया है इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। और केवल इतने एरिया को, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इनका, ये इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जहाँ पर ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी, ए और बी मतलब चाहे ए में हो चाहे बी में हो, तो उसको कहेंगे ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो इसका एक नियम होता है कि नंबर ऑफ, अगर हमको कुछ निकालना है ए यूनियन बी, तो ये होता है ए प्लस बी, नंबर ऑफ सेट ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी में आपको ये जो ओवरलैपिंग, जैसे मान लीजिए एक ये सर्कल है, ठीक, इसके आपने एक सर्कल और धर दिया, ठीक, तो आप ये देखेंगे ये जो ये वाला, जैसे मान लो एक सर्कल है, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसके बाद ये जो दूसरा सर्कल रखा, तो वो ए यूनियन बी में तो कवर होगा, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये दो बार रिपीट हो गई। देखिए नीचे तो आ गया, इसके ऊपर एक और, मान लो ग्लेस पेपर है, इसके ऊपर एक ग्लेस पेपर और लगा दो, तो जो एक्स्ट्रा ग्लेस पेपर है तो वो हमने हटाया है, इंटरसेक्शन बी। तो मतलब या तो ये हो ए प्लस बी माइनस ये वाला क्षेत्र। समझ में आ गया? ये होता है फॉर्मूला, ये आप रट लो, कंठस्थ कर लो, याद कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। देखो, एक क्लास में 70% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में पास हो गए, 65% बच्चे मैथ में पास हो गए, 27% दोनों में फेल हो गए, 248 स्टूडेंट पास हो गए बोथ सब्जेक्ट्स में, मैथ और इंग्लिश में। तो हमको टोटल स्टूडेंट बताने हैं। आप बेटा एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए 70% हमारे इंग्लिश में पास हो गए, तो हमारा ये तो निश्चित हो गया कि इंग्लिश, मान लो पूरा अगर 100% है तो इंग्लिश में 70% पास है, तो 30% तो फेल होंगे। बताइए, इंग्लिश में 30% फेल होंगे। इसी तरीके से मैथ में अगर हमारे 65% पास हैं, तो 100 में 65 घटाइए, 100 में 65 घटाइए, कितना होगा? 35। तो 35% मेरे मैथ में फेल हैं, ये फेल वाले हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये देखें कि और 27% दोनों में फेल हैं, मतलब एंड लगाया तो ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना लगा है? 27%। तो अगर हमको यूनियन भी निकालना है, या तो इंग्लिश में फेल हो या मैथ में फेल हो या दोनों में फेल हो, या इंग्लिश में फेल हो, ये तो दोनों में आ गया, हमको निकालना है ए ई यूनियन बी, मतलब या तो इंग्लिश या मैथ किसी एक सब्जेक्ट में लटका हुआ हो, तो हम क्या बोल सकते हैं उसमें ये इंटरसेक्शन वाला भी कवर होगा। तो किसी एक सब्जेक्ट में लटका हुआ हो, या मतलब या तो इंग्लिश में फेल हो या मैथ में फेल हो, तो ई यूनियन बी मतलब समझ में, वो कहीं किसी में भी फेल हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ई यूनियन बी बराबर 30 ई प्लस मैथ माइनस ई इंटरसेक्शन बी, ई इंटरसेक्शन एम, 30 प्लस 35 माइनस 27 कितना होगा? बताइए, 30 प्लस 15 में से 7 गया 8, यहाँ से 2, तो कितना हुआ? 38। तो 38% मेरे ऐसे छात्र हैं या तो गणित में फेल हैं या मैथ में फेल हैं। समझ में आ गया? तो अगर हमारे ऐसा है, तो अगर हमने 100 में से मान लो 100% में 38% अगर हम घटा देते हैं, 100 में 38% घटा देते हैं, तो कितना आएगा? बताइए, 10 में से 8 गया 2, 7 में 9 में से 3 गया, मतलब 62% ऐसे बच्चे हैं जो किसी में नहीं फेल हैं। 62% ऐसे बच्चे हैं जो किसी में नहीं फेल हैं। और ये जो 62% की वैल्यू है, ये 248 बच्चे की किसी में नहीं फेल है, मतलब दोनों में पास है, तो ये 62% की वैल्यू 248 के बराबर है। तो बस 4 से गुणा है, एक तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 1% की वैल्यू 4 हो गई, 1% की वैल्यू 4 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 0 और लगा दो पीछे, 400 कितना हो जाएगा? टोटल 400 बच्चे। समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से? कभी भी ऐसा सवाल हो, पहले देखो ये फेल की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर फेल बनाने की कोशिश करो, फेल फेल, फिर फेल का यूनियन निकालोगे, वो घटाओगे तो वो पास का आएगा, तो वो उसको इसके बराबर इक्वेट कर दो। समझ में आ गया? 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन अ सोल्यूशन वाटर, किसी सोल्यूशन में पानी का प्रतिशत 45% है,
पानी 45% है। जब उसमें 18 लीटर सोल्यूशन में डाला गया पानी, जैसे मान लीजिए सोल्यूशन है, इसमें अभी पानी हमारा 45% है, ठीक है। इसमें हमने 18 लीटर ऊपर से और पानी डाल दिया। 18 लीटर और पानी डालने के बाद में अब पानी की प्रतिशत हो गई 60%। तो पानी बढ़ गया, पानी की प्रतिशत हो गई इसमें 60%, ठीक है। तो हमको निकालना है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन। आप ये करिए, जैसे मान लीजिए वाटर है, हम सल्यूट बराबर कर दें। पहले आप ये देखिए, सल्यूट अगर आप बराबर कर देंगे, क्योंकि सल्यूट चेंज होगा नहीं, 45% अगर पानी है तो फर्स्ट में 55% सल्यूट होगा। मान लो टोटल सोल्यूशन x लीटर का है, टोटल सोल्यूशन x लीटर का है, इसका 55% सल्यूट है। सल्यूट मतलब जो चीज़ उसमें घुली हुई है पानी के अलावा, वो तो चेंज होगी नहीं, तो x का 55%, ठीक है। अब दूसरे केस में भी सल्यूट वहीं बराबर होगा, तो अब पर सोल्यूशन जो है x लीटर तो था, इसमें 18 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो x + 18। अब इसमें सल्यूट कितना होगा, पानी 60% है, तो सल्यूट 40% होगा। बस ये काट दो, 5 × 5 5 × 5 5 × 40, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं x अपॉन, इसको रब करे दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं x अपॉन x + 18, इसकी वैल्यू होगी x अपॉन x + 18 की वैल्यू होगी 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x बराबर 8x + 144, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 8x इधर जाएगा तो 3x की वैल्यू आएगी 144, तो x की वैल्यू आएगी 3 × 8 = 24, सॉरी 3x बराबर 154, 3x बराबर 154, तो x की वैल्यू आएगी 3 × 12, 3 × 24 मतलब 48। तो जो मिक्सचर हमारा शुरुआत में रहा होगा वो 48 लीटर का मिक्सचर रहा होगा। अब इसमें हमारा जो पानी 45% हमने पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन, तो 48 लीटर का 45% निकाल लें, तो 48 × 45/100 कितना होगा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 9 चौक 36, 3 गया, 9 दूनी 18, 3 21, 216/10 है, तो 21.6 हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 21.6 हमारा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन था। समझ में आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हम लोगों के साथ में। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपका हृदय से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। हरे कृष्णा।